चलिए अब हम चलते हैं बेटा कहां पे। अब हम जाएंगे बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स पे और इनको बहुत क्विकली हम समझेंगे। इनको समझे बिना आगे बढ़ना मतलब ब्लंडर करना। अगर ये हमें समझ आ गए तो समझो आगे चैप्टर्स पढ़ने बहुत इजी हो जाएंगे, एक्सट्रीमली इजी हो जाएंगे, बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएंगे, एंड दैट विल मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग टू enjoyable and too quick for every chapter that we will be going ahead with. Okay. इससे पहले कि हम समझें कि ऑडिट एंड एश्योरेंस है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑडिट। ऑडिट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ऑडिट क्या है? ऑडिट सर, ऑडिट मतलब सर सर कैलकुलेशन चेक करना हो सकता है, बट कैलकुलेशन चेक करना बच्चा रीचेकिंग कहते हैं इसे, और रिकैलकुलेशन कहते हैं इसे, है ना। जैसे रिकंसिलिएशन, अरे सर यही तो कहने लगे थे हम भी तो यही कहने लगे थे सर, रिकंसिलिएशन। ओके बेटा, आप तो बहुत ही स्मार्ट निकले सर। हम मैनेजमेंट से बातें भी तो करेंगे, पूछेंगे कुछ ना कुछ। उसको क्या कहेंगे बेटा? सर इंक्वायरी। और सर आपने जो रिकैलकुलेशन बोला था उसे कुछ और भी कह सकते हैं। हाँ बेटा, रिकम्प्यूटेशन। ओके सर। सर और आपने बताया था सर वो 520 कंपेरर कंपैरिजन करता है बेटा, उसका नाम क्या था? एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स। ओ सर, एनालिसिस मतलब ऑडिट एनालिसिस भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बेटा, आप बताते जाओ मैं सुनता जाऊंगा। सर मटेरियलिटी 320 ऑडिट मटेरियलिटी नहीं है, बट प्रोसेस ऑफ चेकिंग मटेरियलिटी जरूर हम कह सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग मटेरियलिटी। सर असेसमेंट कहा था आपने, रिस्क असेसमेंट। अच्छा, रिस्क असेसमेंट बेटा कितनी सारी बातें आपको याद है, मैं तो हैरान हो रहा हूं, इतने ध्यान से सुन रहे थे आप। कमाल कर दिया बेटा आपने आज तो, वाह। सर वो आपके जो गुरुजी थे, प्लानिंग। ऑडिट मतलब प्लानिंग। सर प्लान तो करना ही पड़ेगा, बट क्या प्लानिंग ही सब कुछ है? नहीं, प्लानिंग कैन बी अ पार्ट, बट सर जरूरी है ना, तो प्लानिंग भी तो हो सकता है। चलो आप कहते हो तो लिख लेता हूं, वैसे मैं मानने नहीं वाला था ये बात, कोई बात नहीं। सर और भी तो कुछ होगा सर, जैसे मिस सेंसिटिव, वो तो बेटा आपने बोल ही दिया, रिस्क असेसमेंट। सर मिस्टर इम्पल्सिव प्रोसीजर्स। ओ ऑडिट प्रोसीजर्स, बट ये जो आप कह रहे हो सब कुछ ये प्रोसीजर ही नहीं है बेटा। ओके, और बताओ बेटा कोई नई बात, कोई और खास बात अगर आप। सर चेकिंग। अच्छा, ये चेकिंग को कुछ और भी कह सकते हैं क्या? सर मे बी एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। ओके बेटा, बहुत कुछ बता दिया आपने, मेरे को तो कंफ्यूजन हो रहा है कि एक्चुअली ऑडिट का मतलब निकलेगा क्या अब इस सब से। सर रिकंसिलिएशन बता दिया बेटा। आपको सारी मेरी बातें याद आ रही हैं, जितनी बातें मैंने बताई थी? कुछ और भी याद आ रहा है? याद करो चलो। 200 में सर ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंस, 210 सर लेटर लिखना, 230 बेटा डॉक्यूमेंटेशन। हाँ सर डॉक्यूमेंटेशन बेटा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक पार्ट। चलो मैं आपको बताता हूं ऑडिट क्या है बेटा। ये जितनी भी बातें आपने बोली, ये सारी की सारी बातें ऑडिट का एक अहम हिस्सा है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट, विदाउट विच एन ऑडिट कांट बी डन, कांट बी कंडक्टेड, कांट बी परफॉर्म्ड। तो सर इनमें से वर्ड आप बताओगे प्लीज, कौन सा आपको मोस्ट सूटेबल लग रहा है, जो हमको लगे कि हाँ ये वाला तो लगता है कि यही होना चाहिए बेटा। बेस्ट वर्ड दैट डिफाइंस ऑडिट इज एग्जामिनेशन एंड चेकिंग, क्लोजेस्ट। एग्जामिनेशन में बहुत कुछ आ जाता है, एग्जामिनेशन अपने आप में प्रोसीजर है। एग्जामिनेशन में आप एग्जामिन करने के लिए रिकैलकुलेट भी करोगे फिगर्स को, आप रीचेकिंग भी करोगे कई एरियाज की, आप वेरिफिकेशन भी करोगे कई चीजों की, वैलिडेशन अथॉरिटीज भी चेक करोगे, वो भी रीचेकिंग में आ जाता है। रिकंसिलिएशन भी करोगे बैलेंसेस को मैच करने के लिए, आप इंक्वायरी भी करोगे, आप एनालिसिस भी करोगे एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स के मुताबिक,
आप रिस्क असेसमेंट भी करोगे। सो बेटा देर इज अ वर्ड नेम्ड आयरोका जो मैंने आपको बताया था। आयरोका अपने आप में वो सारे प्रोसीजर्स डिफाइन करता है जो ऑडिट को करने में लगाए जाते हैं, विच इज बेसिकली इंक्वायरी, रिकम्प्यूटेशन, रीचेकिंग, रिकंसिलिएशन, फिर ओ से ऑब्जर्वेशन आ जाता है, आर आयरोका में, सी से आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन आ जाता है और ए से एनालिटिकल प्रोसीजर्स आ जाता है। अब हम जब आगे चलेंगे चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे आयरोका। याद रखना बीच बीच में मैं बताता रहूंगा। सर एक बार लिख देंगे प्लीज आप? हमें तो याद ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं बेटा, ऑफ कोर्स अभी लिखते हैं आपके लिए स्पेशल डिमांड पर आयरोका। किसका रोका? किसी का रोका नहीं, आयरोका। दिस इज द प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट। इतनी बात समझ आती है बेटा? अब हम ऑडिट को अभी तो वर्ड्स के मुताबिक समझा कि ऑडिट क्या है। तो एग्जामिनेशन वर्ड होलिस्टिक वर्ड है जो डिफाइन करता है ऑडिट को, बट ऑडिट एक्चुअली है क्या ये समझेंगे हम। ऑडिट एंड एश्योरेंस जो आपके सब्जेक्ट का नाम है, ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन, एश्योरेंस मतलब तसल्ली, यानी एग्जामिनेशन करना ताकि तसल्ली मिले। किसको? जिसके अकाउंट्स हैं उसको। बट उसे क्या तसल्ली चाहिए बेटा? जिसके अकाउंट्स हैं वो तसल्ली लेके क्या करेगा? उसको तो पता ही है वो क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना कमा रहा है, कितना खा रहा है, कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है, कहां लगा रहा है, कहां नहीं लगा रहा है, सब जानता है वो तो। सर क्या जरूरी है वो जानता होगा? अगर वन मैन आर्मी है तो प्रोबेबली जानता होगा। अगर बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो भी उसके हाथों से सारी चीजें निकलती हैं तो भी जानता होगा। बट जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा बहुत मुश्किल है सारी बातें जानना। इसलिए इन सभी बातों की वैलिडेशन करने के लिए अक्सर इंटरनल ऑडिटर रखा जाता है। मैंने आपको बताया था छोटी टरबाइन में, याद है? देखिए हमने यहां छोटी टरबाइन में डिस्कस किया था बेटा। 610 इंटरनल ऑडिटर एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है ताकि वो इंटरनली अपनी एफिशिएंसीज, इफेक्टिवनेस, सही तरह से अकाउंटिंग हो रही है, लॉ फॉलो किया जा रहा है, इन सब चीजों को इंश्योर कर सके। सो इंटरनल ऑडिटर भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट कर सकती है ताकि क्या हो, इंश्योर कर सके कि सारा काम ठीक हो रहा है। तो एश्योरेंस किसको दे रही है? ये इंटरनल ऑडिटर किसको एश्योरेंस दे रहा है? ये ओनर को, मैनेजमेंट को एश्योरेंस दे रहा है। बट क्या सिर्फ इन्हीं को ही एश्योरेंस चाहिए कि इनका काम ठीक चल रहा है? नहीं, देयर आर पीपल जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, बैंक्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, और भी बहुत लोग हो सकते हैं। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं जिन्होंने लोन दिया हुआ है, एक तरह से लोन ही है ना जो दे रहे हैं वो। तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, इनका क्या इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में? इनका पैसा इन्वेस्टेड है ऑर्गेनाइजेशन में, या इन्हें पैसा चाहिए वापस ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस केस में इनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ये इंश्योर कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन सही तरह से चल रही है और टाइमली मेरी पैसे को लौटा पाएंगे, या मेरे पैसा जो मैंने इन्वेस्ट किया उस पर रिटर्न्स मुझे अप्रोप्रिएट दे पाएंगे। इस चीज के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इंश्योर किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली जो कर रही है वो सब कुछ ठीक कर रही है और पैसा जो लगाया गया है या दिया गया है उसका सही यूज हो रहा है। अब ये इंटरनल ऑडिटर जो मैनेजमेंट के ने ही रखा है, ये स्टैंप के लिए भी रखा हो सकता है, विच मीन्स रबर स्टैंप है, कहने के लिए है, बट शायद ये भी मैनिपुलेट हो रहा है क्योंकि एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का। बट अगर यही आउटसोर्स किया हुआ है, देयर आर चांसेस कि ये और ध्यान से काम करेगा और प्रोफेशनल वे में काम करेगा। एम्प्लॉय नहीं होगा तो ज्यादा इंडिपेंडेंस होगी इसकी, अपनी मर्जी से सब कुछ सही तरह से बताएगा, सही गलत। सो एसेंशियली एक एम्प्लॉय उतना क्लियरली नहीं बता सकता, इसलिए बाहर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाती हैं तो उसमें कितना सच झूठ है, इस बात की वैलिडेशन, इस बात की तसल्ली, पुष्टि करने के लिए ICAI और गवर्नमेंट और लॉ डिफाइन करता है कि आपको ऑडिट करवाना जरूरी है बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स जो लॉ के मुताबिक हो सकते हैं, जहां पे लीगल स्ट्रक्चर में बताया गया है ऑन सर्टेन लिमिट्स, या कंपलसरी, जैसे कंपनीज के लिए कंपलसरी है। कंपनी में आप कंपनी है, किसी भी तरह की है, कभी भी बने हैं, कभी भी इनकॉर्पोरेशन हुआ है, लॉस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। 44AB में लिमिट्स आ जाती हैं
वहां लिमिट्स के मुताबिक ऑडिट होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी, और दो आपने टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है बट हम आगे पढ़ेंगे। सो एसेंशियली ऑडिट डिफाइन किया जा रहा है बाय आइदर लॉ, या तो कंपल्शन के मुताबिक या लिमिट्स के मुताबिक। सो हर लॉ डिफाइन करता है कैसे। आईसीआई रेगुलेट करता है कि ऑडिट कंडक्ट कैसे किया जाएगा, सही पैरामीटर्स क्या है। तो आईसीआई लॉ के साथ मिलके एक ऑडिटर को डिफाइन करता है, एथिक्स को मेंटेन करना, इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना और सही प्रोसीजर्स मेथोडोलॉजीज लगाना, ताकि इंश्योर किया जा सके कि हमारी रेपुटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, आईसीआई की जो रेपुटेशन है वो बरकरार रहे। इसलिए बहुत हाई लेवल के एथिक्स डिफाइन किए जाते हैं। सो ऑडिट और एश्योरेंस एग्जामिनेशन करना ताकि तसल्ली दे सकें किसको, स्टेक होल्डर्स को। ऑनर की बात नहीं हो रही है। ऑनर इंटरनली ले सकता है अगर उसे एश्योरेंस चाहिए, इंटरनल ऑडिटर रख के। अगर उसे एश्योरेंस नहीं चाहिए तो भी कोई फर्क नहीं है, बट कई बार ऑनर्स को भी एश्योरेंस चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि एक ऑनर है जिसने इन्वेस्टमेंट कर दी है और खुद वो पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, उसे नहीं पता कि जो ऑनर इन्वॉल्व है, एक्टिव ऑनर्स हैं, जो पार्टनर्स हो सकते हैं, जो डायरेक्टर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स, दीज आर नॉट एक्टिव ओनर्स, दीज आर पैसिव ओनर्स। पैसा लगा दिया बट पार्टिसिपेशन कुछ नहीं है। इनको जानकारी चाहिए, डायरेक्टर्स जो अपॉइंट किए हैं वो वाकई पैसा सही तरह यूज कर रहे हैं कि नहीं। ऐसे केसेस के बीच में जरूरी हो जाता है कि कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी, एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो है, प्रोफेशनल जो है, वो आके चेक करके बताए। सो एसेंशियली एक पर्सन जिसे ऑडिटर होना है उसे क्या होना चाहिए? इन द फर्स्ट प्लेस क्वालिफाइड सीए होना चाहिए। क्वालिफाइड सीए होने का मतलब फाइनल तक के एग्जाम्स क्लियर हैं और उसके पास सीओपी होना चाहिए, यानी वो प्रैक्टिस कर रहा है 100%, सिर्फ प्रैक्टिस, ना बिजनेस कर रहा है साथ में, ना जॉब कर रहा है कोई, सिर्फ और सिर्फ 100% प्रैक्टिस ही कर रहा है, यानी प्रोफेशन फॉलो कर रहा है अपना। विच मींस एक ऑडिटर के लिए सीए होना जरूरी है और सीओपी होना जरूरी है उसके पास, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब आप देखिए, हमने बात की एंटिटी। एंटिटी क्या करती है? अकाउंट्स बनाती है, यानी एंटिटी की मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या सर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, अकाउंट्स क्यों नहीं बनाता? तो सर फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है तो वही ऑडिट कर देगा? नहीं बेटा, ये भी प्रॉब्लम है। जिसने अकाउंट्स कंपाइल किए हैं वो ऑडिट नहीं कर सकता। विच मीन्स if you are a chartered accountant who has compiled the financial information of an organization, you can't be the auditor because your independence will be hurt, because you are going to be asked to give opinion and conclusion on your own work. आप अपनी गलतियां थोड़ा बताएंगे, और अगर आपने झोल किया है किसी भी तरह का तो वो तो आप कभी भी रिवील नहीं करेंगे। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई काम कर रहा है कंपाइलेशन का, अकाउंट्स मेंटेन करने का, उसको ऑडिट नहीं मिलने वाला है। सो दैट हैज टू बी ए सेपरेट पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन। सो एक एंटिटी खुद अपनी मैनेजमेंट अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जो है अपने अकाउंट्स क्रिएट करवा रही है, या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी करवा सकती है, बट वो ऑडिटर नहीं होगा। ये बात समझ आई? यानी अकाउंट संभालना रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमा फेसी मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट खुद कर रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा रही है, दैट्स अ डिफरेंट केस। अब एक सीए ऑडिट फर्म अपॉइंट की जाती है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर या ऑडिट फर्म, और ये ऑडिट कंडक्ट करते हैं किसके ऊपर? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर। बट ये किसके बिहाफ पे देखा जाए तो कर रहे हैं? किसकी तसल्ली के लिए कर रहे हैं? स्टेक होल्डर्स की तसल्ली के लिए, ताकि इनको क्या दी जा सके? एश्योरेंस। किस बात की? कि आपका पैसा सेफ है, आपने जो पैसा लगाया ऑर्गेनाइजेशन में सही तरह यूज किया जा रहा है। विच मीन्स सिर्फ इस बात को इंश्योर नहीं करेगा आपने कहा था ये डिसीजन आप लोगे, आपने डिसीजन लिया या नहीं लिया, आपने डिले कर दिया, दैट्स नन ऑफ ऑडिटर्स हेडेक। बट पैसा अकाउंटेबिलिटी सारी की जा रही है, वैलिडेशन ऑथराइजेशन सारी की जा रही है, सही लोग हायरार्की में जो है डिफाइन कर रहे हैं कौन कब कैसे पावर्स यूज कर सकता है। ये सब चीजों की पुष्टि जो है ये ऑडिटर करता है। लॉ की भी जानकारी रखता है, टैक्स की भी जानकारी रखता है, कॉस्टिंग की भी जानकारी रखता है, अकाउंट्स की, स्टैंडर्ड्स की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, सभी चीजों की जानकारी इसे रहती है। तो बहुत ध्यान से सभी डिटेल्स को चेक करके जब ये वैलिडेट करता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो बेटा क्या कहता है? कहता है सब कुछ ट्रू एंड फेयर है। तब हम कहते हैं कि एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन ऑडिटर दे रहा है। अनक्वालिफाइड ओपिनियन किस चीज में देता है बेटा? क्रिएट कैसे करता है? इन द फॉर्म ऑफ अ
ऑडिट रिपोर्ट, राइट। सो बड़े ध्यान से फिर से बात करते हैं। ऑडिट ऑडिटर करता है, क्वालिफाइड सीए होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उसके पास होना चाहिए। अकाउंट्स एंटिटी मेंटेन करती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद बनाई या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा रहे हैं या किसी भी प्रोफेशनल से बनवा रहे हैं, वो उनके ऊपर है। उनका ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि इन द फॉर्म, इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑडिटर आ जाता है अब। यानी जब आप ऑडिट कर रहे हैं तो आप ऑडिटर कहलाते हैं, एज सच चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट ऑडिटर कहलाते हैं जब ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं। और किसके लिए किया जा रहा है? स्टेक होल्डर्स को एश्योरेंस देने के लिए। यहां तक बात समझ आती है, क्लीन एंड क्लियर, कि ऑडिट हो क्या रहा है और ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, विच मीन्स ऑडिटर जो कि क्वालिफाइड सीए है, इसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इंडिपेंडेंट मतलब सर आजादी है देश, ये भी तो आजाद ही होगा। हाँ बेटा, ये आजाद है, लेकिन किसी के दबाव में आकर काम नहीं करना है। भैया, हमारे भैया यानी हमारे भाई साहब जो हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का हम ऑडिट करने जा रहे हैं। और माँ जी ने कहा भाई की कंपनी में तूने कोई गलती निकाल दी तो बेटा देख लेना। और हमने कहा माँ जी बहुत गलतियां की हुई हैं, बुरी हालत कर रखी है। माँ जी ने कहा बेटा ये फलसफा देगा तू, तेरे को सीए करवाई थी, ये क्या कर दिया तूने, भैया की कंपनी। या आपकी दीदी और आपके जीजा जी, जीजा जी की ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करने गए और दीदी बोले बेटा कान पकड़ के तेरे को बता रही हूं, गलती से अपने जीजा जी के साथ कोई फालतू की बात मत कर देना, सब कुछ ठीक है। समझ रहे हो ना क्या बोला? सब कुछ ठीक है। अच्छा दीदी ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो ये क्या है? ये इन्फ्लुएंस आ रहा है। दैट्स जस्ट वन वे। ये तो मैंने रिलेशंस में बताया आपको। आपने ही इन्वेस्टमेंट की हुई है ऑर्गेनाइजेशन में और आपने बताया नहीं है। आपने शेयर्स लिए हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के और आपने बताया नहीं कि मैंने शेयर्स लिए हैं, और आप कह रहे हैं कि हम ऑडिट कंडक्ट कर ले। आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप तो ऑर्गेनाइजेशन के अगर गलतियां भी होंगी तो उनको दिखाओगे नहीं, क्योंकि आपके खुद के इन्वेस्टमेंट्स पे असर आ जाएगा। आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन चलती है, आपका बिजनेस रिलेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपने लोन दे रखा है इस ऑर्गेनाइजेशन को या आपने इनसे लोन ले रखा है, तो ऐसे केसेस के बीच में इन्फ्लुएंस आ जाएगा। ऐसे केसेस में कहीं पे भी आप ऑडिट इंडिपेंडेंट वे में कंडक्ट नहीं कर पाएंगे और एश्योरेंस स्टेक होल्डर्स को ढंग से नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस किन किन पैरामीटर्स पे डिफाइन होती है और कैसे इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करना जरूरी होता है, और क्या पैरामीटर्स डिफाइन किए जाते हैं जिससे इंडिपेंडेंस सेफगार्ड की जाती है। नाउ बेटा वी कम टू ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट प्रोसेस क्या चीज है बेटा? ऑडिट प्रोसेस है सर, हमने वो सारा जो फ्लो पढ़ा था उसमें जो देखा था, यस, उसमें जो हमने देखा था वही सारा हमारा ऑडिट का प्रोसेस था। तो आप याद करो हमने शुरुआत कैसे की थी। सर उल्टा चले? हाँ बेटा उल्टा चल सकते हैं। सर हमने 700 में ऑडिट रिपोर्ट की थी, बिल्कुल ठीक, वेरी राइट। और अभी सर आपने बताया था रिपोर्ट में ओपिनियन डाला जाता है, ओपिनियन रिपोर्ट के फॉर्म में होता है, बिल्कुल ठीक बेटा। बट ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाती है, मतलब सर ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं, गिविंग द ऑडिट रिपोर्ट नहीं बेटा। टेक्निकल वर्ड्स, इस चीज पे बहुत ध्यान देना है हमने। टेक्निकल वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। अगर इशू वर्ड यूज किया जा रहा है टेक्निकली तो इशू वर्ड ही यूज किया जाएगा, आप कोई और वर्ड यूज नहीं करेंगे, बिकॉज दैट डिफाइंस योर प्रोफेशनल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यू राइट इन द एग्जाम्स इवेंचुअली। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर गोना कंसिडर दिस इन अ वेरी क्लीन मैनर कि जहां जो वर्ड यूज होना चाहिए वी आर गोना यूज ओनली सच वर्ड्स एंड सच वर्ड्स ओनली, ट्रुथ एंड ओनली ट्रुथ एंड नथिंग एल्स, विच मीन्स जो वर्ड बता रहा हूं वही वर्ड्स को अभी से रजिस्टर करना शुरू कर दो क्लियरली। ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाती है, बट सर आपने कहा ओपिनियन इसमें दिया जाता है। हाँ बेटा, ओपिनियन फॉर्म किया जाता है एंड एक्सप्रेस किया जाता है। ओके सर, ये ओपिनियन कैसे बनता है? बेटा छोटे छोटे कंक्लूजन्स बहुत सारे एरियाज के, वो कैसे निकलेंगे सर? ऑडिट एविडेंस, अरे सर आपने दिखाया था वहां पे, अभी लास्ट में आपने बताया था ना ऑडिट एविडेंस। देखो ऑडिट रिपोर्ट
ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट ओपिनियन आ रहा है, ओपिनियन कंक्लूजन्स के थ्रू आ रहा है, और कंक्लूजन्स यहां ड्रॉ किए जाते हैं। ये जो ट्रांसमिशन हो रही है, ये कंक्लूजन्स की ट्रांसमिशन हो रही है थ्रू ऑडिट एविडेंसेस कलेक्टेड थ्रू ऑल द ऑडिट प्रोसीजर्स। सर आपने तो बता दी अगली बात हमें, हम क्या करेंगे? ओह यस, ऑडिट कंक्लूजन्स भी फॉर्म किए जाते हैं बिकॉज इट्स अ स्मॉल ओपिनियन ऑन एवरी अदर आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ P&L। और किसी भी एरिया के बारे में जब एक डिफाइन किया जा रहा है कि ये स्पेसिफिक अकाउंट या ये स्पेसिफिक एक्सपेंस, इनकम, बैलेंस शीट आइटम, इनको जो है हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, हर तरह से सही तरह रिप्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर किया गया है, तो वो कंक्लूजन आप फॉर्म कर रहे हैं छोटा। फिर वो क्यूमुलेटिव सारा बैलेंस शीट और P&L के आप जब क्रिएट कर लेते हैं सभी आइटम्स का, उस कंप्लीट कंक्लूजन को ओपिनियन कहा जाता है, विच रिप्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू इवेंचुअली। वो हम बात करेंगे, 4 तरह के ओपिनियंस की बात करेंगे हम, किस किस तरह के ओपिनियंस होते हैं और कैसे ट्रू एंड फेयर व्यू होता है या नहीं होता है। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं क्लीन रिपोर्ट्स होती हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू वाली। सो कंक्लूजन्स आइटम्स पे क्रिएट किए जाते हैं, आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L। सर कंक्लूजन्स किसके यूज करके बनाए जाते हैं? बेटा ऑडिट एविडेंस, 500 में खबरी से बात की हमने, ऑडिट एविडेंस लेकिन ऑब्टेन किया जाता है कहां से? प्रोसीजर्स लगा के ऑब्टेन किया जाता है। सर बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है। बट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। यू डोंट डू ऑडिट प्रोसीजर्स, यू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट? और ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन किया जाता है पहले, फिर परफॉर्म किया जाता है, राइट? तो बेटा एक बार दोबारा ध्यान से देखो ऑडिट प्रोसेस। अगर हम अपने फ्लो के मुताबिक चलें तो भी यही बनता है। सबसे पहले यहां बोला इसने ऑडिट प्रोसीजर्स, और ऑडिट प्रोसीजर्स पे पहुंचने के लिए अगर आपको याद हो 200 में हमने बात की थी पहले कि 200 में हम कहां जाएंगे? 200 में हम बेसिक मोस्ट फाउंडेशनल बातें करेंगे, फिर हम अपना अग्रीमेंट बनाएंगे, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन सारी यहीं से शुरू कर देंगे। जैसे ही अग्रीमेंट बनेगा हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की है, हम लॉज की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, गोइंग कंसर्न के बारे में जानकारी रखेंगे, फिर 315 के मुताबिक हम इंफॉर्मेशन गेन करनी शुरू करेंगे जहां से हमें रिस्क के बारे में, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में पता चलेगा, रिलायबिलिटी के बारे में पता चलेगा। 520 प्राइमा फेसी लगाएंगे बैलेंस शीट P&L को डायरेक्टली देख के, और 320 मटेरियलिटी के मुताबिक भी हम डिफाइन करेंगे किस किस एरिया में काम करना जरूरी है और नहीं है। 300 के मुताबिक फिर हम प्लानिंग करेंगे कि प्रोसीजर्स कौन से हमने 330 के मुताबिक लगाने हैं। समझ आ रही है ना? गुड। अब प्रोसीजर्स लगाने कौन से हैं? वो सारे प्रोसीजर्स बेटा हमने बात की थी, मेजरली 500 सीरीज में आते हैं। या तो इंटरनली सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, या फिर कुछ स्पेशल लोगों से हम वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और फिर हम कम्युनिकेट भी करते हैं TCWG को, और कम्युनिकेट करते हैं डेफिशिएंसीज टू मैनेजमेंट। हम 580 के मुताबिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस भी मैनेजमेंट से लेते हैं, इन एरियाज जहां बहुत जरूरी है उनसे बात करना, या इन एरियाज जहां पे बहुत अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले, एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में सफिस एज एन ऑडिट एविडेंस इन जस्ट फ्यू प्लेसेस। वहां पे इट कांट बिकम अ सब्सटीट्यूट, फिर तो काम आसान हो जाएगा, बस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो, बात खत्म। चलिए वापस आइए। सर बहुत कमाल का आपने फ्लो बनाया, सब समझ आ गया। बेटा मैं चाहता ही यही हूं कि आपको सब समझ आए और आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ के क्लीन वे में, जैसे हम चैप्टर्स पे पहुंचे, आपकी स्पीड ऐसे हो कैच करने की, हर बात आप कनेक्ट करें सीधा मेरे साथ। मैं जैसे ही बोलूं रिस्क असेसमेंट किया बेटा, फिर प्रोसीजर्स लगाए, आपके माइंड में ये जो हमारा फ्लो है ये दौड़ रहा होना चाहिए। ये वाला भी जो अभी करंट में ये बता रहा हूं आपको, ये फ्लो भी हो, और मेन जो हमने फ्लो बनाया अपना हाइड्रोलिक डैम वाला, वो भी फ्लो हो सारा का सारा। तो क्लैरिटी एकदम लाइटनिंग स्पीड पे आएगी, गॉड स्पीड पे। चलिए बेटा प्रोसीजर्स, अब प्रोसीजर्स की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम इंटरनल कंट्रोल्स चेक करते हैं, फिर मैंने बताया था कि कुछ प्रोसीजर्स 330 में लगाते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल्स जो हम चेक कर रहे हैं वो किसके मुताबिक कर रहे हैं? बेटा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स 315 कहता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग लो। अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, इंफॉर्मेशन लेना ताकि अंडरस्टैंड कर सकें। बट क्या आप सारे कंट्रोल्स जो लगे हुए हैं, जैसे मैंने परचेज का एक बताया था, चलिए मैं आपको एक बेसिक, आपको एक ना प्रोसीजर बताता हूं। 2 तरह के प्रोसीजर, एक परचेज का और एक बैंक लोन का बताता हूं। परचेज,
सो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर परचेज हमें करनी है तो परचेज करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होगा? फर्स्ट क्या होगा बेटा? एक डिपार्टमेंट रिक्विजिशन देगा। किसको? परचेज डिपार्टमेंट को, कि हमें XYZ आइटम की जरूरत है। लेट्स अज्यूम लैपटॉप की जरूरत है, लेट्स अज्यूम मशीनरी की जरूरत है, लेट्स अज्यूम किसी प्लांट की जरूरत है, कुछ भी हो सकता है। परचेज डिपार्टमेंट पहले कंफर्म करेगा कि आप को जरूरत एक्चुअली है इस सामान की या नहीं। यूं ही तो नहीं आपने कर दिया, और उसमें भी किस पर्सन की अथॉरिटी से रिक्विजिशन दी जा सकती है, उस राइट पर्सन की अथॉरिटी अवेलेबल होनी जरूरी है। ये नहीं कि कोई भी चुन्नू मुन्नू आएगा और कहेगा हमारे डिपार्टमेंट में हमें ना 2 लैपटॉप और नए चाहिए, और इसने देने किसको थे? अपनी गर्लफ्रेंड को, या अपने घर में किसी बच्चे को पकड़ाने थे आगे। हमें ना बहुत सारा पेपर चाहिए, और पेपर लेके जाके करना क्या था? घर पे एरोप्लेन बनाने थे इन्होंने, सारे एरोप्लेन बना के उड़ाने थे। तो बेटा ऐसे ही नहीं किसी को भी कुछ भी मिल जाएगा, क्योंकि उसने रिक्विजिशन भेज दी है। देयर हैज टू बी अथॉरिटी एंड देयर हैज टू बी एन एक्चुअल रिक्वायरमेंट विच हैज टू बी वैलिडेटेड कि रिक्वायरमेंट एक्चुअली है। परचेज डिपार्टमेंट को हमेशा पता रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इन्वेंट्री, क्या क्या आपकी एसेट्स, किन किन चीजों की एक्चुअली जरूरत है, किन किन डिपार्टमेंट्स में मीटिंग्स होती हैं प्रॉपर, फिर डिफाइन किया जाता है कि ये एक्चुअली जरूरी हैं। तो वो डिपार्टमेंट अपनी मीटिंग्स करके पहले पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेगा और बताएगा ये हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है फॉर अ सर्टेन प्रोजेक्ट, और बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग वर्क, बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। ये जब रिक्विजिशन देगा परचेज डिपार्टमेंट को, तो परचेज डिपार्टमेंट ये सारी बातें चेक करने के बाद टेंडर्स फ्लॉट करेगा। टेंडर्स फ्लॉट जो किए जाएंगे वो ओपन में इंडिपेंडेंट टेंडर्स किए जाएंगे। यूं ही किसी लोगों को बस नहीं दे दिए जाएंगे, 4 लोगों को दे दिया और सिलेक्ट कर लिया अपनी मर्जी से। ओपन टेंडर्स कॉल किए जाएंगे, विच मींस इंडिपेंडेंट वे में एड्स निकाली जाएंगी। टेंडर्स के बाद ये लोग जब टेंडर सबमिट करेंगे, मल्टीपल पार्टी सबमिट करेंगी, तो कोटेशंस रिसीव होंगी आपको। ये कोटेशंस का मतलब क्या है? आपको आइडिया दे रहे हैं ये लोग कि हम आपको कितना चार्ज करने वाले हैं फॉर द स्पेसिफिक ऑर्डर। ये वापस परचेज डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट के पास जाएगा, चेक किया जाएगा कि ये सारा का सारा जो है प्राइस ठीक बैठ रहा है, हमें बेस्ट मिल रहा है, क्वालिटी सही मिल रही है, हमारी जो प्राइसिंग हमने सेट की है वो ठीक मिल रही है, क्वांटिटी के बीच में, मटेरियल के बीच में, सारी चीजों के बीच में सब कुछ चेक किया जाएगा, और फिर ऑर्डर प्लेस किया जाएगा टू अ सर्टेन पर्सन बाय मेंशनिंग एवरीथिंग इन डिटेल। जब ये ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, डेट स्पेसिफाई की जाएगी, और उससे पहले डिफाइन किया जाएगा कि पहले हमें क्वालिटी चेक करवाना है। आपने ये क्वालिटी चेक करवा के वेंडर जो है, यहां पे एक वेंडर आपको क्वालिटी चेक करवाएगा और फिर उसके बाद सामान भेजेगा। सामान फैक्ट्री गेट पे आएगा। कहां पे आएगा बेटा? फैक्ट्री गेट पे। साथ में एक बिल लगा होगा और साथ में पूरा का पूरा इसका एक बिल टी बनता है, GR बनता है, वो लगाया जाएगा, और फैक्ट्री गेट पे फिर इसकी एंट्री की जाएगी। एंट्री करने के बाद ये क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाएगा, वहां पे पहले चेक किया जाएगा, फिर वहां से परचेज डिपार्टमेंट के पास ये वापस आएगा, गोडाउन में कस्टडी इसकी रखी जाएगी, और ये सभी में स्पेसिफिक लोग इन्वॉल्व हैं जो चेक करेंगे। क्वालिटी डिपार्टमेंट वाला स्पेसिफिक क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्टर है, वो चेक करता है कि सामान एक्चुअली जो कहा गया था वही आया है, क्योंकि ये भी इन्वॉल्व था जब ऑर्डर प्लेस किया जा रहा था उस टीम में, तो इसे पता है सामान क्या चाहिए था। एक पर्सन फ्रॉम दी ओरिजिनल डिपार्टमेंट आएगा जिसको सामान चाहिए, वो भी साथ में इन्वॉल्व होगा, परचेज डिपार्टमेंट वाला भी इन्वॉल्व होगा, सब मिलकर चेक करेंगे, फिर सामान जो है फाइनलाइज किया जाएगा कि हाँ सामान उतारो। फिर परचेज डिपार्टमेंट स्पेसिफिक कस्टडी के अंदर इसको रखवाएगा, वेयर हाउस में, गोडाउन में, और फिर उसके बाद एज रिक्वायर्ड बाय अ सर्टेन डिपार्टमेंट, टाइम टू टाइम देना है। कोई रॉ मटेरियल है तो, अगर प्लांट है, मशीनरी है, फिक्स्ड एसेट है, वो साथ के साथ देनी जरूरी है तो साथ के साथ इशू की जाएगी। ये पूरे प्रोसेस में कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, अगर इनमें से एक भी पर्सन झोल कर गया गड़बड़ हो जाएगी। और अगर इनमें से कुछ लोग मिल गए आपस में, क्वालिटी चेक वाले ने परचेज डिपार्टमेंट वाले के साथ सेटिंग कर ली कि यार 4 आइटम फ्रंट पे जो है वो रखवा देना, उनको चेक करेंगे, पीछे की आइटम्स चेक नहीं करेंगे, उन आइटम्स को जो है पता ही नहीं चलेगा, और उनकी क्वालिटी तो तुम्हें पता है कंपैरेटिवली कम है, या काउंटिंग ही पूरी नहीं करेंगे,
ये सामान जब तक लगेगा हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, कह देंगे कि आउटडेटेड हो गया, कह देंगे खराब हो गया, कह देंगे फायर लग गई। तो ये चालाकी अगर कोई मार रहा है तो वो गड़बड़ हो जाएगी। इंटरनल कंट्रोल मतलब अच्छा नहीं है। तो ये सारी बातें इतने डीप लेवल पे, इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, वो स्टॉक चेक करना, वो सारी इन्वेंट्री चेक करना, क्वालिटी चेक्स के बारे में जानकारी लेना, इन सभी बातों का काम ऑडिटर को करना है। यानी ये सारी लेयर्स जो अब सेपरेट है अपने आप में, इन सभी की जानकारी, ये पूरा इंटरनल कंट्रोल था जो मैंने बात की, इसकी अंडरस्टैंडिंग एक ऑडिटर लेगा। इसी तरह से हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन पास करती है, बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक जो है लोन प्रोवाइड करता है। अब बैंक में लेट्स अज्यूम 4 लोग हैं जिनकी अथॉरिटी के बिना लोन नहीं दिया जा सकता। सम ए इज सिटिंग एट द टॉप अथॉरिटी, ठीक है, ये डेस्क मैनेजर है डी, डी के पास लोन सबमिशन की रिक्वेस्ट आई, इन्होंने लोन रिक्वेस्ट ली और रिक्वेस्ट लेके उसकी प्रोसेसिंग शुरू कर दी। पता किया किस बात के लिए लोन है, सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लिए, सबमिट किए। इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स किसको दिए? सी को। सी को डॉक्यूमेंट्स दिए। सी का क्या करता है बेटा? चेकिंग करता है। सी चेकिंग करता है, डी डेस्क पे बैठता है। सी ने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए और कहा कि सब कुछ ठीक है, आगे फर्दर इसको पास करने के लिए मिस्टर बी को दे दिया जाए। मिस्टर बी क्या करते हैं बेटा? मिस्टर बी क्रेडिट रेटिंग चेक करते हैं सारी की सारी। क्रेडिट रेटिंग मतलब कि वापस लोन देने की किसी की कैपेबिलिटी है या नहीं, उसकी नेटवर्थ चेक की जाती है और क्रेडिट चेक भी करवाया जाता है अलग से। तो ये प्रोसेस करना बी का काम है। जब ये तीनों काम अपना कर लेते हैं तब सबमिशन मिस्टर ए के पास फॉर फाइनल वेरिफिकेशन वैलिडेशन जाती है। अब मिस्टर ए जब फाइनल अपना जो है अलाउ करेंगे तब लोन पास होगा। अब सोचिए इसमें से मिस्टर ए बहुत बिजी चल रहे हैं, उनके घर पे शादी है, टाइम ही नहीं है, या उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, टाइम नहीं है, और वो रिलाय करते हैं मिस्टर बी पे पूरी तरह से कि मिस्टर बी इतने साल से काम कर रहे थे और रिलाय किया जा सकता है। मिस्टर बी ने सी और डी को कहा कि इस लोन को पास तो कर देंगे, पास करने लायक नहीं है, क्रेडिट रेटिंग वगैरह कुछ अच्छा नहीं है, बट हमें तो कमीशन लेना है, बीच में से हिस्सा लेंगे। इन्होंने हिस्सा ले लिया, मिस्टर ए को बताया, मिस्टर ए ने साइन कर दिए, गड़बड़ हो गई। अब ये फ्रॉड है। इस फ्रॉड को कैसे अनकवर ऑडिट कर पाएगा? उसको चेकिंग करनी पड़ेगी एक एक चीज की। क्रेडिट रेटिंग को वो बैठ के देखेगा बहुत ध्यान से, क्रेडिट रेटिंग जो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स में आ रही है वो सही आ रही है, और वो क्रेडिट रेटिंग के मुताबिक क्या पैरामीटर एक्चुअली बनता है देने का सामान इनको, क्या डॉक्यूमेंट सारे एक्चुअली चेक किए गए थे, क्या मिस्टर ए ने अपनी अथॉरिटी दी है, क्या इनकी मीटिंग हुई थी, मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो चेक किए जाएंगे, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या डिस्कशंस हुई, ये सारी बातें चेक करना, ये इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस है अपने आप में, कंट्रोल रखना ताकि गड़बड़ ना हो। ऐसे बहुत सारे डीप लेवल पे हम इंटरनल कंट्रोल्स की आगे बात करेंगे, जिससे समझ आएगा कि कितना ज्यादा जरूरी होता है इंटरनल कंट्रोल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना, ताकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने बात की थी, रिलायबिलिटी, वी कैन रिलाई और नॉट रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स बीइंग प्रोवाइडेड टू अस। सो हम जो फ्लो की बात कर रहे थे, ऊपर पूरा टरबाइन के वो पहला डायम में फ्लो आ रहा था जो ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, इतना सिंपल नहीं है मैनेज करना। उसके लिए बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, एनालिसिस, ह्यूमन बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग और बहुत सारे लॉज, ये वो सब कुछ आपको पता होना जरूरी है। आपको वो सारी अंडरस्टैंडिंग होगी तो बात बनेगी, और अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर पाओगे। इंटरनल कंट्रोल्स चेक करना, अंडरस्टैंड करना एक चीज है, बता दिया कि इस तरह से प्रोसीजर किया जाता है, सर ऐसे होता है काम, सर हम हर बार यही प्रोसेस करते हैं। डी के पास आता है, सी चेक करता है, बी क्रेडिट रेटिंग चेक करता है, फिर ए सर के पास जाते हैं, मीटिंग करते हैं, सब कुछ बैठ के हम डिसाइड करते हैं, फिर हम लोन पास करते हैं या नहीं करते हैं, डिसीजन लिया जाता है। वैसे ही परचेज डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हर बार डॉक्यूमेंट की इतनी बड़ी बड़ी फाइल बनती है। बट क्या जरूरी है कि एक्चुअली ऐसे हो भी रहा है? कहने के लिए सिर्फ ही किया जा रहा हो। सो उसके लिए हम फिर चेकिंग करते हैं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं सारे प्रोसेसेस को, फिर चेक करते हैं। अब वापस आइए आप, यानी मैं कह रहा था यहां पे ये जो कॉम्प्लायंस है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, कॉम्प्लायंस का मतलब होता है वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लाइंग
of how they have told about their internal controls and the fact that they are actually following the internal controls and they are committing to the internal controls appropriately. तो वो पूरी की पूरी डिटेल में बैठ के सारी रीचेकिंग करना, वैलिडेशन फिर से करना, इंक्वायरीज करना, एनालिसिस करना, समझना इन सारी बातों को, जैसा कि हमने डिस्कस किया, इन सभी बातों को समझना, ये सारे प्रोसेसेस लगाना, इस पूरे प्रोसेस को डीप लेवल पे, इतने भारी भरकम प्रोसेस को ऑडिट कहा जाता है. नाउ जब एक ऑडिटर को पता चल जाता है कि एक इंटरनल कंट्रोल चलता कैसे है, तो वो चेक भी करता है, तो वो ट्रांजैक्शंस करवा के देखता है, या जो पहले ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाता है और फिर उनसे रिलेटेड इंक्वायरीज करता है. तो सैंपलिंग के प्रोसेसेस होते हैं, फिर मटेरियलिटी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, कितने बड़े लोन अमाउंट को चेक किया जाएगा, कितनी बड़ी परचेज को चेक किया जाएगा, कौन सी स्पेसिफिक आइटम्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट, इक्विपमेंट, इनकी जो है प्रॉपर चेकिंग की जाएगी, इनकी वेरिफिकेशन की जाएगी कि एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं. रॉ मटेरियल चेक नहीं कर सकते, बट रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है तो वो चेक करेंगे कि एक्चुअली प्रोडक्ट्स जो है वो फिनिश प्रोडक्ट्स उससे डेवलप हुए या नहीं हुए, या वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा हुआ है. तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उन सब के पीछे बहुत डीप रीजन है, और वो सारी की सारी चीजें मिलके यहां आती हैं अल्टीमेटली ऑडिट में. सो ऑडिट इज नॉट सच एन ईजी सब्जेक्ट, बट इट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी. अगर प्रैक्टिकली साथ में सोचो, आप सब कुछ रिलेट करो, अकाउंट्स का भी, डायरेक्ट टैक्स का भी, टैक्स का भी, कॉस्टिंग का भी, तो ऑडिट अपने आप में मोस्ट होलिस्टिक, मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. रीड करने में लगेगा कि थ्योरी याद करनी पड़ रही है, बट एक्चुअली अगर समझोगे तो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा रिलेटेबल सब्जेक्ट लगेगा अपने आप में, और लगेगा कि इसे याद करना इतना मुश्किल भी नहीं है, जो हम आगे चल के अब देखेंगे. सो एसेंशियली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का मतलब क्या है? कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. कंट्रोल्स को चेक करना, कंट्रोल्स को टेस्ट करना. तो मैंने जो आपको बताया, इन्होंने ये पूरा प्रोसीजर बनाया हुआ है करने का, परचेज रिक्विजिशन, ये कंट्रोल प्रोसेस है. इस पूरे प्रोसेस को टेस्ट करना, चेक करना, वर्ड चेक और टेस्ट एक ही है यहां पे. जब आप चेक कर रहे हैं कि क्या प्रोसीजर है और कैसे लगाया गया और सही चल रहा है कि नहीं, तो आप टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं. जैसे हम कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, छोटे होते आपने सेल के साथ 2 तार लगाई और तार लगाने के बाद बल्ब जलाया था, है ना, मोटर चलाई थी. तो ये क्या कर रहे थे आप? आपने एक प्रोजेक्ट बनाया था स्कूल में, और उस प्रोजेक्ट में ये सब आपने बल्ब जले थे 4, क्या बात है, बहारें हो गई थी, पानी बह रहा था कहीं पे, कहीं टरबाइन चल रही थी, कहीं बुलबुले उठ रहे थे. ये सब क्या था? प्रोजेक्ट था. लेकिन इससे पहले आपने टेस्टिंग करके देखा था कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं. बिल्कुल वैसे ही हम भी चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि इन्होंने जो बताया है वो एक्चुअली वैसा चल रहा है या नहीं. तो कंट्रोल्स जो बताए गए हैं, जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं अलग अलग प्रोसेसेस के, इन कंट्रोल्स को जब चेक किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, उस प्रोसीजर को कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. कंट्रोल्स को टेस्ट करना, चेक करना, ताकि हम रिलायबिलिटी एस्टेब्लिश कर सकें कि अगर तो कंट्रोल्स परफेक्ट चल रहे हैं, सारे के सारे हमने सैंपल्स उठाए, चेक किए और कंट्रोल्स अच्छे चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम रिलाय कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर. हमें आगे चल के डिटेल में चेकिंग करनी है डॉक्यूमेंट्स की, इवेंचुअली ट्रांजैक्शंस की, अकाउंट बैलेंसेस की, जितनी भी ट्रांजैक्शंस की गई उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की. अल्टीमेट चेकिंग वही है ऑडिट में, बट उसका सबसे इंपॉर्टेंट बेस नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिफाइन करने का, कि किस किस तरह के प्रोसीजर्स लगेंगे. चेकिंग करनी है, रिकैलकुलेशन करनी है, वेरिफिकेशन करनी है, फिजिकल एग्जिस्टेंस देखनी है, इंक्वायरी करनी है, एनालिसिस करना है, रिकंसिलिएशन करनी है. ये सारी चीजें जो हम करने वाले हैं, ये नेचर है कौन से प्रोसीजर्स लगाने जरूरी है या नहीं है. टाइमिंग क्या रहेगी, थ्रू आउट करना है, लास्ट में करना है, ये आगे चल के समझेंगे अभी और डिटेल में. एक्सटेंट, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है चेक करने हैं, या कुछ सैंपल को चेक करके भी तसल्ली हो सकती है, गिवन द फैक्ट दैट इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है. रिलाय किया जा सकता है मैनेजमेंट पे कि मैनेजमेंट ने सारे के सारे जो अपने प्रोसीजर्स लगाए अच्छे लगाए, विच मीन्स डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, विच मीन्स इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा रही है हमें वो जेन्युइन है, प्राइमा फेसी जेन्युइन है बाय चेकिंग द कंट्रोल्स. अगर फ्रॉड किया है तो ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं है फ्रॉड को अनकवर करना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. नाउ हमने बात की थी एआरपी, जो हमने बात की थी 520 में. ये एआरपी हम साथ के साथ लगाना शुरू करते हैं जैसे ही बैलेंस शीट देखते हैं.
यानी सिग्निफिकेंट रेशियोज चेक करना, कंपैरिजंस करना प्रीवियस ईयर की फिगर्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ, और समझना कि एक्चुअली क्या वेरिएशंस आ रही हैं और वो वेरिएशंस कितनी लॉजिकल हैं। ये मैंने आपको बताया था, सेल इंक्रीज हो गई है बट रॉ मटेरियल कभी आया ही नहीं इतना, तो सेल कैसे इंक्रीज हो गई? प्राइसेस इंक्रीज की थी, पता चलना चाहिए ना। या कोई नई प्रोडक्ट आपने ले आए, बाहर के बाहर ही बेच दी, पता ही नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन गेन करना कि क्यों सेल इंक्रीज हुई। रॉ मटेरियल बहुत परचेज किया है, सेल नहीं हुई है, तो मतलब रॉ मटेरियल को हुआ क्या? एक्चुअली परचेज किया भी था या नहीं? स्टॉक में पड़ा हुआ है, जल गया, खराब हो गया, क्या बना उसका पता ही नहीं है। या डायरेक्टली बेच दिया था और सेल जो है वो अलग दिखा रहे हैं आप, या उसको प्रोसेस करने भेजा हुआ है और अभी तक आया ही नहीं है, किसी ने खा लिया, पता नहीं है। ये सारी बातों को चेक करना, दिस इज अगेन एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, कंपैरिजन, रेशियोज लगा के देखना। और टेस्ट ऑफ डिटेल्स, बेटा टेस्ट ऑफ डिटेल्स में दो चीजें की जाती हैं। अब डिटेलिंग में हर चीज को चेक करना, यानी बताया गया था जब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से प्रोसीजर लगाए जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किए, रिक्वेजिशन जो दी गई थी सही लोगों ने दी थी, सही रिक्वायरमेंट थी, पहले चेक किया गया था क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर परचेज डिपार्टमेंट के पास गई तो परचेज डिपार्टमेंट ने सारी डिस्कशंस की, टेंडर्स कॉल किए, टेंडर्स की हमने कॉपीज चेक की, प्राइसेस, क्वांटिटीज, क्वालिटी जो भी चाहिए थी वो मैच की कि यही रिक्वायरमेंट थी। फिर उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट्स फर्दर चेक किए जो टेंडर्स आए थे, फिर उसमें से सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, मिनट ऑफ मीटिंग चेक किया कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस था। फिर उसके बाद जब टेंडर दे दिया गया किसी को तो फिर कितने टाइम में वो आया, क्वालिटी चेक एक्चुअली किया गया, ये सारी चीजों के डॉक्यूमेंट्स हैं। गेट एंट्री चेक की, कंजम्पशन चेक की, कब इशू किया गया ये चेक किया गया, इंटरनली भी सब कुछ मतलब देखा। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा जब डिटेल में हम चेक कर रहे हैं, पहले कंट्रोल की बात की गई थी कि कंट्रोल सारे ठीक हैं, वो एक करके देखा था बस हमने एक दो जगह पे। अब सारी चीजों में सैंपलिंग लगाना या पूरा चेक करना सारे प्रोसेसेस को और सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को, वहां पे जो टाइम दिया जा रहा है वो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट टाइम अब जो दिया जा रहा है, मोस्ट मेजर एफर्ट जहां लगना है, एंट्रीज, ट्रांजैक्शंस, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, वैलिडेशंस, अथॉरिटीज को चेक करना है, ये पूरा प्रोसेस अपने आप में कहलाता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, यानी चेकिंग द डिटेल्स और चेकिंग एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ए बैलेंस शीट, P&L, और जैसे वो फॉर्म हुआ है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, डिटेल में एक एक चीज को चेक करने बैठना। एक एक चीज का मतलब सब कुछ नहीं, सैंपलिंग प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है, राइट। सो इसमें दो प्रोसेसेस आते हैं, वन इज वाउचिंग एंड वन इज वेरिफिकेशन। वाउचिंग का मतलब होता है यू चेक द इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो इसमें प्रोसीजर्स होते हैं सर्टेन टू वाउच, वाउचर्स को चेक करना इज वाउचिंग। तो जितनी भी आइटम्स जो P&L में आ रही है ना वो सारी वाउचिंग से रिलेटेड होती है, मेजरली वाउचर से रिलेटेड, बिल से रिलेटेड, इनवॉइसेस से रिलेटेड, क्रेडिट लेटर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड, एंड मल्टीपल अदर डॉक्यूमेंट्स को चेक करना। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंटली चेक करना कि जो एसेट आप बता रहे हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, आपके ही नाम में है, वैल्यूशन सही की गई है उसकी, और डिप्रिसिएशन सही लगाई गई है, डिस्क्लोजर सही दिया गया है, सही हेड में जो है इंक्लूड की गई है। इस पूरे प्रोसेस को वेरिफिकेशन कहते हैं। तो इनकम एक्सपेंसेस पे जो प्रोसेस लगाया जा रहा है उसे वाउचिंग कहते हैं, और जो एसेट लायबिलिटी पे प्रोसेस लगाया जा रहा है उसे वेरिफिकेशन कहते हैं। यहां तक बेटा बात समझ आई? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि पहले टेस्ट ऑफ डिटेल्स होगा या पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स? बहुत समझदार हो वैसे, अब तक आपको कहानी समझ आ गई होगी। सर आपने फ्लो में दिखाया था कि 315 पहले किया था, 315 में हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी, अंडरस्टैंडिंग ली थी तो मतलब चेक भी पहले करेंगे। फिर सर टरबाइन तो बाद में आई थी ना, आपने 330 के मुताबिक कहा था कि प्रोसीजर्स लगाएंगे। तो बेटा ये जो प्रोसीजर्स है ना ये 330 के मुताबिक ही लगाए जा रहे हैं, ये दोनों ही 330 का पार्ट है अपने आप में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ये आपके सिलेबस में है, चैप्टर 3 में कवर्ड है। तो पहले क्या होगा? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। सर डिटेल में चेकिंग तो तब करेंगे ना जब हमें पता होगा सारी चीजों के बारे में। बेटा पता कर तो लिया 315 के मुताबिक क्या क्या चीजें, तो डायरेक्टली भी तो चेक कर सकते हैं। सर हो सकता है बट सर कंट्रोल्स पहले चेक करेंगे ना, रिलायबिलिटी कैसे पता चलेगी हमें? तो रिलायबिलिटी का क्या करना है बेटा? सर नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट तो उसी के बेसिस पे डिफाइन होगा ना, कितना ज्यादा कहीं चेक करना है, सैंपलिंग कितनी लगानी है और कितनी नहीं लगानी है।
बहुत समझदार हो बेटा, बहुत ध्यान से सुन रहे हो आप मेरी बातें। खुश कर दिया आपने मुझे आज, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया बच्चे हैं आप, क्या बात है। चलिए अब मैं आपको बहुत छोटी छोटी दो तीन बातें और बताता हूं, एंड देन वी विल वाइंड अप दिस हियर, एंड आफ्टर दिस वी विल बिगिन फर्दर फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, जिसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे प्रोसेसेस और हम डिस्कस करेंगे। विल टेक अनदर 2 lectures प्रोबेबली टू अंडरस्टैंड ऑल दीज, और मे बी 1 lecture विल फिनिश अप एवरीथिंग। फिर हम चैप्टर्स पे आ जाएंगे और हम अपना क्विक मोड में KSM के मुताबिक सब कुछ पढ़ के खत्म करना शुरू करेंगे विद एक्सट्रीम रिटेंशन एंड रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। ओके, चलो पहले मेरे पास ये आओ। अच्छा मुझे बताओ, अगर इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं तो मतलब, सर मतलब रिलायबिलिटी अच्छी है, ओके तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा चेकिंग करनी चाहिए या कम करके भी चल सकता है? सर ज्यादा, कम से भी चल जाएगा बेटा। यहां पे ना मटेरियलिटी बहुत मैटर करेगी, मटेरियलिटी वर्ड बहुत ज्यादा मैटर करेगा यहां पे, यानी यहां पे सिर्फ इतनी बात नहीं है। यहां पे सिर्फ इतनी बात नहीं है कि आपने कह दिया कि इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो चेक कर लें। कोई आइटम्स ऐसी हो सकती हैं जो बहुत महंगी हैं। ए कैटेगरी, एबीसी एनालिसिस कॉस्टिंग में पढ़ा है ना, ए कैटेगरी में अगर कोई चीज फॉल कर रही है तो मटेरियलिटी हाई है उसकी। यहां पे कम प्रोडक्ट्स हैं, कम इन क्वांटिटी है, बहुत ज्यादा इन वैल्यू है, तो कम को चेक करना का टाइम लगाने में कोई इशू नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बैलेंस शीट का। तो ऑब्वियसली इस पे आप टाइम पूरा लगाएंगे, इसमें सैंपलिंग नहीं करेंगे। बट एक ऐसी आइटम है जो बहुत ही छोटी छोटी आइटम्स हैं आपकी, बिल्कुल छोटी सी कोई प्रोडक्ट है, टूल्स, डाइज या फिर नट्स, बोल्ट्स, बहुत ज्यादा रोज बिकते हैं, भर भर के बिकते हैं, और क्वांटिटी इनकी सबसे ज्यादा है, लेकिन वैल्यू इनकी कंपैरेटिवली कम है, सी कैटेगरी। यहां पे सैंपलिंग लगानी पड़ेगी, यहां सारे नहीं चेक कर सकते हम डॉक्यूमेंट्स। अगर ऐसा करने बैठ गए तो बेटा फिर तो कई साल उसी ऑर्गेनाइजेशन में निकलेंगे और नट बोल्ट से खेलते 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 यहीं बूढ़े हो जाएंगे हम। तो बेटा मटेरियलिटी बहुत मैटर करती है, इस चीज को भी अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि मटेरियलिटी डिफाइन कैसे की जाती है, टॉलरेबल लेवल ऑफ मटेरियलिटी क्या होता है, परफॉर्मेंस लेवल क्या होता है, इन सभी बातों को समझेंगे। तो मोटी मोटी बात अगर मैं करूं, इंटरनल कंट्रोल्स अगर बहुत अच्छे हैं तो रिलाई कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, तो कंपैरेटिवली टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने की चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, विच मीन्स कम चेकिंग से भी काम चलेगा, मतलब सैंपलिंग लगाएंगे हम। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं है और रिलाई नहीं कर सकते, सर ऑब्वियसली आपको डॉक्यूमेंट्स ज्यादा चेक करने पड़ेंगे, आपको वाउचिंग वेरिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी, सैंपल्स बड़े बड़े लेने पड़ेंगे, छोटे सैंपल्स नहीं ले पाएंगे आप। इतनी बात समझ आती है, क्लियर, ऊपर जैसा हमने समझा उससे? गुड। अब टेस्ट ऑफ डिटेल में ये मैंने आपको बताया, मटेरियल है तो मटेरियल टीएडी और इमटेरियल टीएडी। ये टीएडी क्या है सर? ये तो कोई नई सी कहानी लग रही है हमें। टीएडी बेटा होता है, जस्ट लेट मी डू अ स्मॉल थिंग फॉर यू। अरे बाप रे, कैसे भाग रहा है बेटा, ये सुन ही नहीं रहा है मेरी। टैड मीन्स transactions account balances and disclosures। ये याद रखना हमेशा, टैड क्या होता है? ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स। तो पूरी की पूरी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इन तीन चीजों का ही मिश्रण है। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शन से बैलेंसेस बनते हैं, और बैलेंसेस को डिस्क्लोज करने का, प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, और डिस्क्लोजर में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। ये बात सबको पता है? गुड। तो तीन चीजों पे ध्यान सबसे ज्यादा दिया जाता है, विच मीन्स अगर कोई आइटम ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मटेरियल है, तो ऑब्वियसली आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर उसका
इतना मटेरियल नहीं है, इमटेरियल है, छोटी मोटी आइटम है, पेटी एक्सपेंसेस है, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेंट्री है लेकिन सी कैटेगरी में है, और सी कैटेगरी में भी ऐसी है बस जो बहुत रेयर कभी यूज होती है, बहुत ज्यादा उसका यूज नहीं होता है, बस रखी हुई है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो कभी किसी कस्टमर के लिए कस्टमाइजेशन करने के लिए रखी हुई है, सस्ती चीज है, ऐसी चीज इमटेरियल है, तो वहां पे आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स कंपैरेटिवली कम करोगे। या कोई रेपिटेटिव आइटम्स होती हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा चेकिंग करने की जरूरत नहीं होती, छोटी छोटे लोगों की सैलरीज हैं, बिल्कुल छोटे छोटे लेवल पे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज हैं, आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चेक किए, आपने सैलरी का अमाउंट चेक किया, आपने अटेंडेंस रजिस्टर चेक किए, आपने प्रॉपर डिफरेंट पॉइंट्स पे रजिस्टर्स चेक किए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट हैं वो चेक किया, और उसके मुताबिक आपने सिंपल टोटल चेक किया कि मल्टीप्लाई करके कितना आपका साल का निकल रहा है, लगा हुआ है, परफेक्ट, बात खत्म, बहुत छोटा अमाउंट है। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स मटेरियलिटी और इमटेरियलिटी के मुताबिक टीएडी की डिफाइन करता है कि ज्यादा या कम आपको चेक करना होगा। बेटा एजर्शन वर्ड बैलेंस शीट में या P&L में जितनी भी, नॉट जस्ट बैलेंस शीट बट बैलेंस शीट एंड P&L, जितनी भी आइटम्स हैं, जो भी लाइन आइटम्स दी हुई हैं, जो भी आपको बैलेंसेस दिखाई दे रहे हैं, फिगर्स दिखाई दे रही हैं जिनके अगेंस्ट जो भी आपको एक्सपेंसेस इनकम्स दिखाई दे रहे हैं, इन सब को एजर्शन कहा जाता है, विच मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन इज एजर्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन इंप्लाई कर रही है बाय राइटिंग इन देयर बैलेंस शीट और P&L द फैक्ट that this is what is being a representation of what we have done throughout the year. तो अगर आपको एक फिक्स्ड एसेट दिखाई दे रही है लैपटॉप, और लैपटॉप दिखाई दे रहा है विद वैल्यू ऑफ 3 लाख, और ये लैपटॉप 5 लैपटॉप्स हैं, तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में 5 लैपटॉप्स अवेलेबल हैं जिनकी वैल्यू 60,000 है, और इन पे कोई ना कोई डेप्रिसिएशन भी लग चुकी है, P&L में इनकी डेप्रिसिएशन दिखाई देगी, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे हैं, और इनकी वैल्यू सही तरह से लगाई गई है। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन लीफो फीफो के हिसाब से या वेटेड एवरेज के हिसाब से प्रॉपरली दिखाई गई है। नाउ ये जितनी भी चीजें बैलेंस शीट में दी गई हैं या P&L में, ये ऑर्गेनाइजेशन का इंप्लीकेशन है कि दीज आर अ पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, एंड हमने पूरे साल में इन चीजों के ऊपर अपना कुछ ना कुछ काम किया है, राइट, एक्सपेंस किया है, इनकम किया है, और अल्टीमेटली बैलेंस शीट में लाइबिलिटी है या शेयर कैपिटल है, ये सारी चीजें हम आपको एजर्ट करना चाहते हैं कि ये हमारी बैलेंस शीट और P&L का टोटल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कुछ भी विंडो ड्रेसिंग नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, बट जब कर रहे हैं तब भी एजर्ट ही कर रहे हैं कि ऐसा है, बताना की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो सामने दिखाया जा रहा है वो प्रोजेक्टेड है कि ये ऐसा ही है, फिर हम चेक करते हैं कि जो प्रोजेक्शन दी गई है, जो एजर्शन दी गई है, वो एक्चुअली वैसी है या नहीं है। चलिए बेटा, आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बहुत बेसिक लेवल पे अगर हम देखें, हमने सबसे पहले अपना जो है ऑडिट समझा कि ऑडिट है क्या, उसकी हमने डेफिनेशन देखी, उसके हमने पूरा प्रोसेस समझा कि प्रोसेस में है क्या। ऑडिट एश्योरेंस ऑडिटर कर सकता है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, COP होनी चाहिए। एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो फॉर्म करेगा, खुद बना रहे या चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा सकते हैं, बट सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकता क्योंकि इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी, अपना काम खुद नहीं चेक करने वाला है वो सही तरह से। CA ऑडिटर, जो ऑडिटर है ऑडिट करेगा, और स्टेक होल्डर्स को जो है एश्योरेंस दी जाती है। इंटरनली अगर इनको एश्योरेंस चाहिए तो ये इंटरनल ऑडिटर भी रख सकते हैं, बट एक्सटर्नल ऑडिटर भी रखा जाता है जब डोरमेंट होता है, नॉर्मली कोई या एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, कोई पार्टनर या स्टेक होल्डर्स हैं जैसे, तो उनको एश्योरेंस देने के लिए वॉलंटरी ऑडिट भी करवाए जाते हैं, वो आगे चल के हम बात करेंगे। अल्टीमेट पर्पस क्या, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, ओपिनियन एक आप रिपोर्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाती है, ऑडिट ओपिनियन फॉर्म एंड एक्सप्रेस किया जाता है बेस्ड ऑन कंक्लूजन, छोटी छोटी आइटम्स के ऊपर जो फॉर्म किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम ऑडिट एविडेंसेस, कैसे, बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स में हमने बात की थी 2 प्रोसीजर्स, वन इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किस चीज की बात करता है बेटा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बात करता है कंट्रोल्स को चेक करना, जो हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी, और फिर उन कंट्रोल्स के बेसिस पे रिलायबिलिटी डिफाइन करके सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को डिटेल में चेक करना, उसको हम क्या कहते हैं,
टेस्ट ऑफ डिटेल्स, चेकिंग करना एक एक ट्रांजैक्शन की, डॉक्यूमेंट्स की, पूरे प्रोसीजर्स की, वैलिडेशंस की, अथॉरिटीज की, एग्जिस्टेंस की, कैलकुलेशंस की, वैल्यूशन की, ये सारी चीजें टेस्ट ऑफ डिटेल में आते हैं। वाउचिंग मतलब इनकम एक्सपेंस, वेरिफिकेशन मतलब एसेट लाइबिलिटी से रिलेटेड प्रोसीजर्स। ओके, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब्सटेंशिएट करना मैं बताना भूल गया था। सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब सब्सटेंशिएट करना, इस बात की पुष्टि करना, इस बात को एस्टेब्लिश करना कि एक्चुअली जो दिखाया गया वो एक्चुअली वैसा है भी है या नहीं है। डिटेल में जब चेक करें तो आप सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। इसको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी कहा जाता है। फर्दर क्यों? क्योंकि पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया जाता है, वो सबसे पहला प्रोसीजर है। फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद फर्दर और ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए जाते हैं डिटेल में, तो उसको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कहा जाता है। बट जो पहले किए जा रहे हैं उसे कंप्लायंस, टू कंप्लाई, विच मींस कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं इंटरनल कंट्रोल्स के साथ, उसे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स भी कहा जाता है। फिर हमने देखा टेस्ट ऑफ डिटेल्स के बीच में बेटा, हमने यहां पे आपके समझे भी थे प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोसेसेस हो सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे हैं तो टेस्ट ऑफ डिटेल कम, इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं है तो टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा। टेस्ट ऑफ डिटेल मटेरियलिटी पे भी डिपेंड करता है, टीएडी की, ट्रांजेक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स, एजर्शंस, जितनी भी आइटम्स, जितने भी चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, P&L में और बैलेंस शीट में, ये सारी की सारी एजर्ट कर रहे हैं, इंप्लाई कर रहे हैं कि ये स्पेसिफिक आइटम हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस साल में या तो हमने ये एक्सपेंस या इनकम किया या ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी या एसेट हमारी है और इसकी इतनी वैल्यूशन है और ये एग्जिस्ट करती है और ये एक्चुअल है और ये रियल है और इसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। ये सारी बातें एजर्शंस हैं। इन एजर्शंस को हम चेक करते हैं। इनको चेक करना ही टेस्ट ऑफ डिटेल है। इनको चेक करना ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स को आप चेक कर रहे हो, बट वो इंटरनल कंट्रोल अल्टीमेटली जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एजर्शंस ही कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा पढ़ेंगे फर्दर फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स और डीप डेप्थ के बीच में हम इन चीजों को समझेंगे और आई होप आपको अब तक बातें समझ आई होंगी। हम इनको और आगे अब प्रोसीड करेंगे। चैप्टर्स में हम KSM टेक्निक्स लगाएंगे और सारा कुछ बहुत क्विक स्पीड के बीच में हम खत्म करने वाले हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर्स में जाएंगे हम क्वेश्चन बैंक्स पे भी डिस्कशन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से प्यार से सुना समझा, आभार है आपका। और अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए। बहुत गहरी गहरी कई फिलोसफिकल बातें आगे चल के हम करेंगे। आपको मैं ऑडिट से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक कोट के साथ करूंगा जो कबीर के दोहों में आता है, उससे रिलेटेड आपको कुछ समझाऊंगा। धन्यवाद। हैव अ गुड टाइम, स्टडी वेरी वेल।